अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विलेज के। आज के सेशन में हम इंक्लूजन पे बात करना चाह रहे हैं। और हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक जो है वो है इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर दें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के इस सेशन में जिन डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने हमें ज्वाइन किया है, वो हैं आरतू मलिक ने हमें ज्वाइन किया है कनाडा से। ये प्रोफेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और फ्यूचर स्मार्ट इंक्लूसिव स्कूल के नाम से स्कूल रन कर रही हैं इस्लामाबाद PWD में। और इसके साथ हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं सबीन बिलाल, जो कि BCB हैं, IBA हैं और स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं और क्रिएटिव किंडर हाउस के नाम से स्कूल रन कर रही हैं। सालिहा बीवी हैं हमारे साथ, इस्लामाबाद से ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, PhD स्कॉलर भी हैं। और खुशाब से हमारे साथ हैं फैसल नईम साहब, जो कि स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं जी। बहुत शुक्रिया जी आप सबका कि आपने इस सेशन के लिए और खासतौर पर इस टॉपिक के लिए ज्वाइन इन किया। बहुत शुक्रिया। और आप सबकी इजाज़त से अगर मैं बात का आगाज़ करना चाहूँ सबीन बिलाल से, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि ये हम इंक्लूजन इंक्लूजन की बात सुनते हैं, करते हैं, आजकल काफ़ी बात हो रही होती है। तो ये इंक्लूजन है क्या? और ख़ास तौर पे जब हम एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं और पर्टिकुलरली फोकस कर रहे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंक्लूजन है क्या? देखिए, इंक्लूजन इट मीन सबके लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। इंक्लूजन का जो लफ्ज़ है, फॉर मी, मेरे लिए जो इंक्लूजन होता है उसका ये मतलब है कि हर बच्चे को क्लासरूम एनवायरनमेंट में या स्कूल एनवायरनमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो वो क्लासरूम में तो बैठा हुआ है पर उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो चांसेस नहीं मिल रहे जो बाकी बच्चों को मिल रहे होते हैं। जो कि मैंने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत देखा है। जो मेरे दायरे से भी बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं, अक्सर लॉट ऑफ देम वो क्लासरूम में तो फिजिकली होते हैं बट वो जो अपॉर्चुनिटीज जो बाकी बच्चों को दी जा रही होती हैं वो उनको नहीं मिल रही होती। तो इंक्लूजन मेरे लिए इट मीन्स कि एवरी चाइल्ड इज बीइंग गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज। हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। सीखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम्म। हम्म। चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं सालिया से ये पूछना चाहूँ कि इंक्लूजन जो है क्यों हम कहते हैं कि काफ़ी क्रूशल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स से रिलेटेड, तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये क्या ज़रूरत है इसकी? जो इंक्लूजन है वो एक्चुअली हर पर्सन को, चाहे वो डिसेबल है या चाहे उसको डिसेबिलिटी भी आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज की है। अगर ऑटिज्म की बात करें, कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। जब ये हर बंदे, हर पर्सन जो कि डिसेबल, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, जब हम इसको इंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम तभी उसको एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बना सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि यार दे आर नॉट नॉट अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। यूजुअली डिसेबल्ड पर्सन को बर्डन समझा जाता है। वो कुछ कर, अगर उनमें कुछ कैपेबिलिटी है भी कि वो कुछ कर सकें, बट हमारा सेटअप ऐसा है कि हम इंक्लूजन को चूंकि प्रमोट नहीं करते हैं, तो वो कुछ जो करने की एबिलिटी जो होती है उनमें, वो भी नहीं हो पाती। इवन जो अल्लाह ने उनको एबिलिटीज दी हैं, हमारी सोसाइटी, हम एज ए सोसाइटी उस एबिलिटीज का भी सही तरीके से फायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हमारा जो अपना माइंडसेट है, एज अ टीचर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पेरेंट, इवन एज अ पीयर, तो वो भी इंक्लूजन को प्रमोट नहीं करता। हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा इंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो कहीं ये प्रॉब्लम्स हम में ना आ जाए। बच्चों के पेरेंट्स का बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अगर उनको पता चले कि यार बच्चों के किसी स्कूल में कोई ऐसा बच्चा आ गया है उनकी क्लासरूम में
जिसको किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि यार इस तरह से नहीं करें, हम चूंकि अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेज रहे हैं, रेगुलर स्कूल में भेज रहे हैं, मेन स्कूल में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इस तरह के बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो इंक्लूजन होने से ना हर पर्सन की प्रोडक्टिविटी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि उनको वो किसी अल्लाह ने उनको यूजलेस, अल्लाह ने किसी को भी यूजलेस नहीं बनाया, लेकिन हम एज ए सिस्टम, हम एज ए सोसाइटी जो है, अगर इंक्लूजन पे जाते हैं तो हम उनसे जो भी वो कुछ कर सकते हैं या सोसाइटी के किसी तरह से भी जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते ओके। फैसल, मैं अगर आपसे ये पूछना अगर चाहूँ। मैं इसमें सर कुछ ऐड करना चाहूँ। जी, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसी में ही आप फिर ऐड कर दीजिएगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा अगर आपकी मर्जी हुई। तो मैं ये इसी चीज़ को आगे लेके चलना चाह रहा था कि क्या साइकोलॉजिकल या सोशल बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चों को जब वो इंक्लूसिव सेटिंग्स में आते हैं, या हम उनको इसी तरह आगे बढ़ाना चाहें तो ये भी साथ साथ आप क्वेश्चन ले लें। जी हाँ, अभी इंक्लूजन की बात हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से सबने जो है ना इसके ऊपर अपनी इनपुट दी है। अगर इंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले हमें जो चीज देखनी पड़ेगी वो है एक्सक्लूजन। हम्म। कि एक्सक्लूजन क्या है जिसकी वजह से हमें इंक्लूजन की जरूरत पड़ती है। तो एक्सक्लूजन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सक्लूजन रेस की बेसिस पे होती है, जेंडर की बेसिस पे होती है, कलर की बेसिस पे होती है, आईक्यू लेवल की बेसिस पे होती है, या फिर जो है वो डिसेबिलिटी या जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं या डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन कहते हैं, इन इनके अंदर यानी पाई जाती है। तो हमें इन सारी इंक्लूजन्स के ऊपर जो है ना काम करने की जरूरत है। हमारे डिफरेंट जो इदारे हैं वो मतलब अ, उनके अंदर बहुत ज्यादा गैप्स हैं। यूनिवर्सिटीज के एक इदारे के दूसरे इदारे के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं वो उनको क्या कहते हैं एडमिशन देने तक एग्री नहीं होते। तो ये सारी इंक्लूजन जितनी भी एक्सक्लूजन हो रही हैं इनको हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। लेकिन अभी हम स्पेसिफिक अगर बात करते हैं डाइवर्सिटी की, यानी डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन की, तो उसके अंदर अगर हमें मतलब इंक्लूजन कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर इंटरनेशनली कोई चीज इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो वो दुनिया के किसी कोने में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। हाँ, उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, जो बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, और उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक वे में आगे चलें तो इंक्लूजन पाकिस्तान के मुआशरे में मुझे लगता है इम्प्लीमेंट हो सकती है। वो तमाम स्टेप्स जो रिक्वायर्ड हैं अगर हम उनको लेते हैं तो वो जो है उसकी जो इंक्लूजन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपने जो क्वेश्चन किया कि सोशल बेनिफिट्स, तो सोशल बेनिफिट्स इंक्लूजन के डेफिनेटली अगर हम देखें तो बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं। मसलन अगर बच्चा वैसे तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं हम बच्चों को जो डाइवर्सिटी के साथ होते हैं, और हमारे अभी जो है कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। इवन के कम्युनिटी क्या एक्सेप्ट करेगी, जो उनके अपने पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये है कि एक्सेप्टेंस होगा तो सोशलाइजेशन की तरफ आएगा। अगर घर से एक्सेप्ट होगा तो फिर बाहर निकलेगा कम्युनिटी में, फिर स्कूल में आएगा बच्चा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी एक्सेप्टेंस हो। और अगर सोशलाइज हो जाता है या इंक्लूजन का पार्ट बन जाता है तो फिर उससे जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं कि बच्चों के अंदर जो है उसको हम डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, उनकी एडवोकेसी होती है, वो खुद अपना एडवोकेट होते हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो वो बाकी के लिए इंस्पायरिंग होते हैं। उसके अलावा स्टिग्मेटाइजेशन जो है उसकी रिडक्शन होती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं सोशलाइज होके उनको उनसे बेनिफिट हो सकते हैं। इसी तरह अगर वो सोशलाइज हो जाते हैं तो उनको सिर्फ सोशल इमोशनल एकेडमिक हर किस्म के बेनिफिट्स होते हैं। इन्हें हम फर्दर शायद डिस्कस भी करेंगे। ओके, आरजू मलिक की तरफ मैं आना चाहूँगा और आप इंक्लूजन पे जनरली भी बात कर सकती हैं। और मैं जो क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी फैसल ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो सकती है, दूसरी जगहों पे हो रही है तो पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान में इंक्लूजन की इम्प्लीमेंटेशन होने ना होने या सुस्त रफ्तार होने से क्या मतलब वजूहत क्या हैं या रीजंस क्या हैं कि
हम उस स्पीड को कैच अप नहीं कर पा रहे, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। अम, जी थैंक यू सो मच। जी उसमें एक तो पहली बात ये कि जिस तरह सबने मेरे कॉलीग्स ने जो ये डिस्कशन में उन्होंने बताया कि इंक्लूजन क्या है, तो ये सिर्फ स्कूल के लेवल तक हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक। लेकिन अगर जो आपका क्वेश्चन है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जो है वो सोशल उस पे, मतलब सोसाइटी पे ज्यादा बेस करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू एन इंक्लूसिव सोसाइटी, जो मतलब मैं समझती हूँ कि द बेस्ट इंक्लूसिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड जो है वो कैनेडियन सोसाइटी मैं कहूँगी, मैं ये क्लेम भी कर सकती हूँ। तो उसमें यह है कि इंक्लूजन सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं है। अगर हम उसको बहुत इसके ब्रॉड मीनिंग्स अगर उसको हम देखते हैं तो वो असल में स्टार्ट ही सोसाइटी से होती है। और उसमें फिर अब जो पाकिस्तान में जो इसका बहुत स्लो होने की जो रीजन है वो यही है कि हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है। वो तो खैर अब तो एक्सट्रीम पे चली गई भी है, लेकिन मुझे लगता है वहां पे मैं पैदा वहां पे हुई हूँ, पढ़ी भी वहां पे हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि वहां पे एक्सक्लूजन, जिस तरह फैसल साहब ने बात की कि एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने तो अपने घर में भी ये चीजें देखी हुई हैं कि किस तरह से इवन जो सफाई वाले हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और मैं अल्लाह से बहुत माफी भी वैसे अब मांगती हूँ कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आप अपनी सराउंडिंग्स पे जो चीजें देख रहे होते हैं उस वक्त आपको उसका एहसास नहीं होता। जब आप एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो बहुत सी गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन आपको उनके गलत होने का एहसास नहीं होता। उनका तब एहसास होता है जब आप सही चीजों को देखते हैं। तो पाकिस्तान में इसके रेजिस्टेंस की असल में बड़ी वजह मुझे यही लगती है, क्योंकि जब मैंने जिस तरह बताया 2019 में मैं आई और मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गई और वहां पे मैंने सेमिनार्स किए, तो उसमें यही था कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ज्यादातर मैं सोसाइटी की बात कर रही थी। जो स्कूल के लेवल पे तो वो फिर बहुत जो उसका एक बहुत छोटा आ जाता है उसमें, यानी कि जितनी सोसाइटी एक बड़ा उसका आप समझ लें कि एक रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद स्कूल आ जाता है जो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है। तो लोगों को वो चीजें जो है ना वो उनको जैसे कहते हैं ना डाइजेस्ट करना वो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसी तरह से जो इंक्लूजन है एक्चुअली वो है कि आप मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स होते हैं ना उनको आप इंक्लूड करें। दैट इज इंक्लूजन। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो पाकिस्तान में है उनमें सबसे बड़ा ग्रुप, मतलब ये वो क्वेश्चन था जो मैं हर सेमिनार में लोगों से करती थी, और सब लोग, चूंकि सबको पता था कि मैं स्पेशल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो सब मुझे उसका जवाब देते थे कि स्पेशल नीड्स वाले लोगों का जो ग्रुप है ना वो सबसे बड़ा है। जबकि रियलिटी ये है कि औरतों का ग्रुप सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, जो मार्जिनलाइज्ड है, द बिगेस्ट ग्रुप जो है। जिसको अब फिर वो जारी बात है औरत मार्च से अब थोड़ा बहुत वो स्टार्ट हो गया है। नॉट दैट मैं औरत मार्च के फेवर में बात कर रही हूँ, नॉट एट ऑल, लेकिन ये है कि मतलब वो सबसे बड़ा ग्रुप है। सेकंड नंबर पे स्पेशल नीड्स का ग्रुप आता है एक्चुअली। तो क्योंकि यहाँ पे हम असल में स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ हमेशा यही बात करते हैं कि जी स्पेशल नीड्स के बच्चों को इंक्लूड करना या डिफरेंटली एबल या न्यूरो डाइवर्स बच्चों को इंक्लूड करना। लेकिन उसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भूल जाते हैं कि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्कूल की, जो लोग रन कर रहे होते हैं, वहां से इंक्लूजन स्टार्ट होती है कि आप कितने ज्यादा जो आपका रवैया है वो कितना ज्यादा इंक्लूसिव है। जब आप अपना स्टाफ की हायरिंग करते हैं, और उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका स्टाफ प्रिपेयर्ड नहीं होगा, वो ट्रेंड नहीं होगा इंक्लूजन की रिगार्ड्स में मैं बात कर रही हूँ, तो उससे फिर आप वो जो पूरा जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस स्कूल का, उसको आप इंक्लूसिव कभी भी नहीं बना सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजें। फिर जो आपका स्टाफ है उसका इस चीज पे अग्री करना, मतलब देखें सैलरी के लिए तो सारे एग्री करेंगे कि भाई मैं मुझे जॉब चाहिए, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन इंक्लूजन। लेकिन फिर जिस तरह से जब वो काम करते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं, this person does not belong to an inclusive environment। होती है ना फीलिंग, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उसमें फिट नहीं हो पाते हैं।
डिपेंडिंग ऑन देयर मेंटालिटी। अगर वो इंक्लूसिव के मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगेंस्ट हैं, लेकिन अगर वो अग्री नहीं करते हैं बहुत सी चीजों से, तो दे डू नॉट बिलोंग टू दैट एनवायरनमेंट। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट होता है। और जब वो पूरा स्टाफ, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जब वो स्ट्रांगली बिलीव करती है उन वैल्यूज पे, तो फिर आप वो चीज क्रिएट करते हैं जो वेलकमिंग होती है बच्चों के लिए भी। मैं जो बातें कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने स्कूल के हवाले से नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ये सारी बातें कर रही हूँ। क्योंकि मेरा कनाडा में स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, और मैं अभी भी काम कर रही हूँ यहाँ पर, तो a lot depends on the environment that we create। और फिर दूसरे नंबर पर फिर ये आता है कि कैसे हम बच्चों को इंक्लूड करते हैं। जब हम पूरे उस एनवायरनमेंट को तैयार करेंगे तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। और जो इन सारे बच्चों ने बातें की हैं, माय कॉलीग्स ने बातें, सॉरी मैं बच्चे ही कहती हूँ, लेकिन सबने जो बातें की हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है कि जो इंक्लूजन है बच्चों की, और उनको फिर वो सारा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि हर बच्चे का राइट है। जैसा जो कहते हैं ना, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तो वो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उनको फिर हमें साथ लेकर कैसे चलना है, उनको इन्वॉल्व कैसे करना है एवरीडे एक्टिविटी। राइट, राइट। नेक्स्ट मैं यही इसी बात को आगे बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास लेके जाना चाहता हूँ कि स्कूल सेटिंग्स में अगर हम छोटे ग्रुप की बात कर लें, स्कूल की उस इन्वायरमेंट में कैसे हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं विद इन पाकिस्तान। अगर हम बात कर रहे हों या अपने अपने स्कूल सेटअप्स की बात कर रहे हों या जनरली स्कूल सेटअप्स की बात कर रहे हो, तो कैसे हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। योर टेक ऑन, सबीन से शुरू कर देते हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैं पिछले 2 सालों से काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ इस टॉपिक पे, एंड इंक्लूजन के ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं पाकिस्तान में। देर इज़ एन इंक्लूजन पॉलिसी इन प्लेस गवर्नमेंट की तरफ से, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो आई थिंक सबसे पहले अगर हम ब्रॉडर स्केल पे बात करें तो द गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हमें चाहिए। अगर गवर्नमेंट वो इन्फोर्स करे कि हर स्कूल में इट हैज़ टू इंक्लूड द किड्स, तो वो तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप जिसकी जरूरत है। फिर एक बहुत बड़ा बैरियर जो आ जाता है वो टीचर ट्रेनिंग का है। टीचर्स का जनरली अगर आप रिसर्च देखें तो एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स इंक्लूजन, वो चाहती हैं कि वो इंक्लूड करें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, बट वो ट्रेनिंग लैकिंग है टीचर्स की तरफ से। टीचर्स, मेरे पास भी जो टीचर्स आते हैं, हमारे जो इंक्लूसिव सेटअप है, दे वांट टू इंक्लूड किड्स बट उनको आता नहीं है। तो अगेन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैम आरजू ने बोला है कि वो पूरा इन्वायरमेंट जो एक स्कूल का है, दैट हैज़ टू बी गियर्ड टुवर्ड्स इंक्लूजन। वो जो माइंडसेट है वो इंक्लूजन की तरफ जब जाएगा तो तभी वो ट्रिकल डाउन करेगा इन ऑल द लेवल्स। एंड इट्स नॉट जस्ट द टीचर्स, वो फिर सपोर्ट स्टाफ को भी रेडी करना होता है फॉर इंक्लूजन। तो आई थिंक बहुत सारे बैरियर्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट बी ओवरकम, क्योंकि हम भी चला रहे हैं कि इंक्लूसिव सेटअप, मैम आरजू भी चला रही है, एंड दे आर बड़े इदारे भी हैं जो इस वक्त इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम सब मिलके काम करें तो इंक्लूजन क्यों नहीं हो सकती। ट्रेनिंग दें टीचर्स को, सही रिसोर्सेज की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। वो फैसिलिटी फाइनेंसेस दें। पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ बैरियर्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑफन जो बड़े स्कूल्स ले भी रहे हैं तो वो फीस भी ले रहे हैं पेरेंट्स, और फिर पेरेंट्स को ये भी बोल रहे हैं कि आप शैडो टीचर अरेंज करें और उसकी भी फीस भरें। तो वो इसीलिए वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। सो चेंजेस आर नीडेड ऑन डिफरेंट लेवल्स, पर हैविंग सेड दैट आई फील के चेंजेस हो सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैं जो सबीन ने बात की है उसमें मेरा टेक ये है कि जो मैंने जो गवर्नमेंट का, जैसा ये कह रही है ना कि गवर्नमेंट के की तरफ से इम्प्लीमेंट होना चाहिए,
तो मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की थी काफी साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, तो उसमें ये है कि हमारी गवर्नमेंट तो हर चीज को साइन करने में तो नंबर 1 पे होती है। मतलब सबसे पहले हम साइन करते हैं हर चीज। यूएन में देख लें आप, जो भी चीजें हैं, यूनेस्को कुछ कर रहा है तो सबसे पहले हम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम सबसे एंड पे होते हैं। तो शी इज राइट कि इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इन राइटिंग सब कुछ मौजूद है। मुझे ये बात पता है, कंफर्म्ड है ये बात। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो जैसा अभी सबीन ने भी कहा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो वो मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक बात से मैं डिसएग्री करूंगी कि जो अभी सबीन ने कहा कि टीचर्स जो हैं वो रेडी हैं। मैंने मेरा जो रिसर्च पेपर था उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान में तो इतनी रिसर्च होती ही नहीं है, तो मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न रिसर्च। तो उसमें जो टीचर्स का जो रवैया है इंक्लूजन की तरफ, और जो स्कूल प्रिंसिपल्स का रवैया है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा बैरियर है बल्कि पूरी दुनिया में। इसीलिए मैं जब बात करती हूँ ना कि इंक्लूजन की और उसको उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की, तो मैं इसीलिए करती हूँ कि मुझे पता है कि सिर्फ मुंह से ये कह देना कि जी हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इट्स बिकॉज इट्स अ बज़ वर्ड, तो इंक्लूजन बहुत अच्छी बात है, या क्योंकि सारी दुनिया कह रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर सिर्फ इतना उसका फायदा नहीं है। जिस तरह इसी चीज में मैं अब पाकिस्तान में देख लूँ, 2019 में ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हर किसी ने अपने स्कूल के नाम के साथ इंक्लूसिव लगाया हुआ है, और जो वो सेंटर्स हैं उनके साथ भी इंक्लूसिव लगाया हुआ है। यानी कि वो ये समझते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट, इंक्लूसिव का जो की जो टर्म है ना वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम अंदर क्या कर रहे हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट टाइटल। तो असल चीज तो एटीट्यूड होता है ना इंसान का, जब आप कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग तो बहरहाल बहुत जरूरी है। लेकिन इवन मैं कनाडा की बात करूंगी तो यहाँ पर तो ट्रेंड स्टाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए क्रिएट होते हैं कि दे आर नॉट इंक्लूसिव हियर। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो राइट। यहाँ पर भी बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो जो डिपेंड कर रहे होते हैं किसी भी टीचर या किसी भी सपोर्ट स्टाफ के उस रवैये की, जो दैट लाइज हियर। तो राइट। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये बैरियर्स तो रहेंगे, ये 50 साल बाद भी रहेंगे। लेकिन हम एटलीस्ट जो सबीन ने बात की कि ट्रेनिंग जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स टीचर्स और बाकी सबकी, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट डेफिनेटली होगा। लेकिन ये स्टार्ट स्कूल से ही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से बात आगे जाएगी। जो अब हम कहते हैं ना पोलराइजेशन बहुत है, या हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है इसके, जिससे फैसल साहब ने भी जो बात की थी कि लोग जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत हैं, बेस्ड ऑन रेस और कलर और बहुत सी चीजें हैं, और रिलीजन खास तौर पे। तो ये जो जो इसका जो ठीक होना है, या इसको जो इस सिचुएशन का बेहतर होना है ना, वो स्कूल से स्टार्ट होगा। वो आप ऊपर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के वो जो माइंडसेट है ना वो बन के वो पक गए हुए हैं, जिसे कहते हैं ना वो बेक हो चुके हुए हैं। उनको आप दोबारा बैटर की फॉर्म में नहीं ला सकते, उसके इंग्रेडिएंट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना, कि वो अंडा भी अलग हो जाए और मैदा भी अलग हो जाए, वो केक से पहले वाली राइट। फॉर्म में आ जाए। तो जो है हमारे जो बच्चे हैं ना, उन पे जब हम काम करेंगे ना स्कूल्स में, और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट एक उनको देंगे, तो ही हमारी सोसाइटी जो है ना वो बेहतर होगी। एंड आई वुड से कि कम अज कम 30 to 50 years लगेंगे हमें थोड़ा ऊपर उठने में। क्योंकि ये काम जल्दी हो नहीं सकता, ये कोई वॉन्ड मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आप टच करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन और ये काम होता भी स्लो है। मतलब जिस तरह मुझे पता है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ी जल्दी होती है, और वो बस चाहते हैं कि हमें मंथ्स की बात की जाए कि विद इन 3 months, विद इन 6 months योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी रेडी।
फॉर द मेन स्ट्रीम स्कूल, और हम्म, इस तरह की बातें करते हैं। और मैंने देखा कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी का माइंडसेट यही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो ये चीजें बहुत स्लो होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं, और रिजल्ट्स हमारी अगली नस्ल देखती है। तो वही मैं मैं कहना चाह रहा था कि वही फोर्टी बात फिफ्टी करती हूँ। ईयर्स का बात तो ये कि हमारी एग्जैक्टली, जनरेशन तो आप मैं भी जब निकाल ही दी सेमिनार्स आपने में कि वो तो मुश्किल है। नहीं, तो मैं जब सेमिनार्स में भी बात करती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मैंने जब बात करना शुरू की तो मैं ये हमेशा सबसे ये कहती थी कि मैंने अगर स्कूल स्टार्ट किया है तो मैंने ये अगली जनरेशन के लिए किया है, इसके रिजल्ट्स आगे नजर आएंगे, मैं मर गई हूंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ, एक ऐसा मॉडल जो लोगों के लिए हो, वो देखें। मॉडल से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी दीवारों पे इंक्लूजन लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर जो हो रहा है वो लोगों के लिए एक मॉडल हो, चाहे वो पेरेंट्स हों और चाहे वो मेरे कॉलीग्स हों उसी फील्ड फील्ड से। राइट, राइट। मैं इस सवाल को भी कोई भी तो इसके रिस्पॉन्ड ऊपर अगर। मैं जी जी। थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर करना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैडम ने कहा, सबसे मेन जो चीज है वो टीचर एटीट्यूड है इस मामले में ना, या इदारे का एटीट्यूड है जो इसमें बड़ा हर्डल है। अगर हम बात करें कि जब भी किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से बैरियर्स हैं और क्या वो बैरियर्स वाकई हैं या हमने खुद से ही बना लिया, एडजस्ट करते हैं या। अगर हम अपनी पॉलिसी की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिसी और लॉ की बात करें, तो हमारा आर्टिकल 25 यही कहता है कि बगैर एक्सक्लूजन के तमाम डाइवर्स लोगों को इंक्लूड किया जाए एजुकेशन। ठीक है, अगर अगर हम फर्दर चलें तो हमारी कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज मौजूद हैं, 2002 में आई, उसके अंदर बहुत डिटेल है। फिर 2020 में एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसी आई, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया जो एज अ बैरियर थे, और उनके ऊपर किया गया कि इनको जो है ना फर्दर चलाया जाएगा। वो बैरियर क्या थे? मसलन अगर हम बैरियर की बात करें, जैसे अगर हम देखते हैं कि बच्चे जब ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी में लेवल आते हैं, वो हेयरिंग के हैं, वो विजुअल के हैं, या वो किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी के हैं, तो वहां पे वो इंक्लूड है। अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे एक बच्चा इंक्लूड हो सकता है, तो वो एक स्कूल के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं हो सकता? ये एक इशू है। अब हम्म गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है जी, इनको ऑर्डिनरी स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। अगर एक ऑर्डिनरी स्कूल में बच्चा चला जाता है तो क्या इशू है कि उसको हम क्यों अकोमोडेट नहीं कर सकते? यानी एक एटीट्यूडल बिहेवियर है ना, कि उसको हम हम्म अकोमोडेट नहीं कर रहे। यानी सबसे बड़ा जो बिहेवियर है एटीट्यूड, टीचर का एटीट्यूड, फिर हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड, वो ये है कि हमारे साथ ऐसे बच्चे हमारे बच्चों के साथ क्यों पढ़े जो स्टिग्मेटाइज हैं या जो डाइवर्स हैं। एक ये इशू है। फिर अगर हम नेक्स्ट बैरियर की तरफ जाते हैं, तो वो बैरियर है जो क्या कहते हैं, स्कूल बैरियर। स्कूल बैरियर के अंदर एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है। जब भी हम किसी बच्चे को लेके जाते हैं, इवन के जब मैं एक दफा रिसेंटली अभी 2020 में पॉलिसी आई कि जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है, इनको जो वोकेशनल के साथ और स्किल डेवलपमेंट के साथ अलाइन हो गया डिपार्टमेंट, और इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये इंडिपेंडेंस जो है हासिल कर सकें। तो क्योंकि हमारे जो इदारे हैं ज्यादातर तहसील लेवल पर एक इदारा है, तो उसके बाद जब प्राइमरी इदारे, और मैक्सिमम प्राइमरी हैं पंजाब के अंदर जो कि प्रमोट नहीं हुए, तो वहां पे जो बच्चे निकलते हैं उनसे मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जो बच्चियां होती हैं वो तो 100% ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो मैं वोकेशनल इदारे के पास गया उसके सरबराह के साथ कि जो डेफ बच्चियां हैं उनकी एज भी क्योंकि लेट आती हैं, तो 14-15 आफ्टर प्राइमरी हो जाती है। तो मैंने हम्म कहा इनको जो है ना आप इदारे में एडमिशन दें और इनको कोई कोर्स करा दें, क्योंकि डेफ बच्चियां आपको पता है हर चीज लर्न करने के काबिल होती हैं, उन्हें इतना मसला नहीं होता। टेलरिंग हो, मेकअप हो, डिफरेंट जितने भी कोर्सेज कर रहे होते हैं उसमें से मैक्सिमम है। तो कहते हैं जी हमारी पॉलिसी नहीं है। तो मैंने हम्म उसे कहा पॉलिसी अगर है नहीं तो क्या पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट करती है? तो कहते हैं जी रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करती। मैंने कहा अगर कर लें तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट एट द एंड उसको इंक्लूड नहीं किया। फिर उसको हमने जो है फर्दर एजुकेशन के लिए अपने इदारे में बैठा लिया, क्योंकि बच्चियां थी तो उनके लिए इशू नहीं था। तो यानी एक बहुत बड़ा बैरियर है एज अ टीचर। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे जो बैरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर है, स्कूल के हवाले से अगर बात करें, तो एडमिशन क्राइटेरिया के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इतना बड़ा बैरियर नहीं मुझे लगता। हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसके अंदर असेसिबिलिटी हो सकती है बच्चों की, वीआई की हो सकती है, एचआई की हो सकती है, इवन की पीडी की भी हो सकती है। तो वो भी इतना बड़ा बैरियर नहीं है, स्लो लर्नर की भी हो सकती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मटेरियल या टेक्नोलॉजी की,
वो बैरियर, उसको हम बैरियर कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे प्रॉपर, तो शायद उनकी लर्निंग उतनी बेहतर नहीं होती जितनी लर्निंग बेहतर हो सकती है। फिर नेक्स्ट कैरिकुलम है। अगर हम कैरिकुलम की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम भी कोई सारा दुनिया के जहान का कैरिकुलम तो पढ़ के नहीं आई, हमें ना ही हमें आज तक याद है। अगर हम इस लेवल पे आ गए हैं, तो हमें हम्म अपने टोटल कैरिकुलम का कोई 10 से 20% भी याद नहीं है। ठीक हम्म है। और उसके अलावा अगर हम प्राइमरी लेवल तक देखें, तो जो एवेल्युएशन है वो डायरेक्टली टीचर के हाथ में है। उसी ने उसकी मार्किंग करनी है और उसी ने उसका रिजल्ट बनाना है। तो क्या हर्डल है कि अगर किसी को अलजबरा, किसी को थ्योरम नहीं पढ़ाई, या किसी को ऐसी चीजें नहीं पढ़ी जो कि ना रेलिवेंट हैं, जिनको हम यूज भी नहीं करते नॉर्मल लाइफ में, तो उसके बगैर भी उसकी पेपर, पेंसिल पेपर के अलावा भी एवेल्युएशन के मेथड है। तो उस हम्म कैरिकुलम को भी हम एज अ मेथड नहीं करते, उसको अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते तो अडेप्ट कर सकते हैं, और ये टीचर के हाथ में होता है। तो हम्म इसको एज अ, हाँ, लेकिन हम रिसर्चर में यही देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। लेकिन हम्म मेरे ख्याल में इसको भी हम बैरियर नहीं कह सकते। और बाकी रही टीचर ट्रेनिंग की बात, तो हाँ, टीचर ट्रेनिंग जो है उसके अंदर बहुत से क्लास है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मैंने एज अ मास्टर ट्रेनर काम किया है एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशन, उसके साथ। हम्म तो उसके बाद हमने जब ट्रेनिंग करवाई, मुझे नहीं लगता कि 2 4 5 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक जनरल एजुकेशन का टीचर इस काबिल हो सकता है कि वो बच्चों को इंक्लूड भी करे और उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। तो हम्म एटलीस्ट अगर हम चाहें तो हम जो है इस तरफ आ सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी अलाइन है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। बस मसला कहाँ है, हमारे स्कूल्स में या कम्युनिटी के रवैये में। और इन चीजों को अगर हम बदल लें तो इंक्लूजन की तरफ मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम मैक्सिमम कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे भी अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है नॉर्मल। अगर हम्म नॉर्मल आउट ऑफ स्कूल है, तो अगर डिसेबल में भी कुछ आउट ऑफ स्कूल हो गया तो वो इशू इतना नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम एक्सटेंट हम जिनको अलाइन कर सकते हैं, जिनको इंक्लूड कर सकते हैं, 70 से 80%, वो इंक्लूजन के लिए हमारे कोई इतने खास बैरियर नहीं है जिनको हम बैरियर समझ। राइट यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ फैसल साहब, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब दिस इज द एटीट्यूड आई एम लुकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द, कहना चाहिए जो फील्ड में लोग हैं ना, उनका जो एटीट्यूड अगर फैसल साहब की तरह का हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब सब कुछ से मतलब 100% नहीं, लेकिन चीजें जितना बेहतरीन हो हम, जाएंगी। मतलब इंसानी लेवल पे जिसको हम कहते हैं, हम्म इस एटीट्यूड की बहुत जरूरत है कि जो कुछ भी है, मतलब जब लोग पाकिस्तान में जब ये कहते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो इतनी ज्यादा चीजें हैं जिसमें किसी रिसोर्स की जरूरत ही नहीं। हम्म और जो हमारे सोसाइटी में जो एक बहुत ही कॉमन हमारा एटीट्यूड है सब लोगों का, कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा गवर्नमेंट पे ही ब्लेम आता है। मेरे बचपन में भी ब्लेम आता था, जवानी में भी आता था, बुढ़ापे में भी आ रहा है। तो बहुत सी चीजें वेस्ट में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट नहीं कर रही होती, वो हम्म लोग कर रहे होते हैं। वो कम्युनिटी छोटे लेवल पे कर रही होती है, वो यंगस्टर्स कर रहे होते हैं, वो लोग एजुकेशनिस्ट कर रहे होते हैं, अपने लेवल पे कर रहे होते हैं, और उसमें एक आना भी आपका नहीं लगता। सिर्फ हम्म बात होती है आपकी विल की। और मैं इसीलिए फैसल साहब को मैंने इतना अप्रिशिएट किया है कि देखें, वो खुद गए हैं, उन्होंने बात की है उन बच्चों के लिए, अगर वो बात नहीं हुई तो उन्होंने खुद से वो काम किया है। यानी कि जो आपके इख्तियार में है, क्या एटलीस्ट आप अपना तो कुछ कंट्रीब्यूट करें ना। मतलब अगर हम जो ये रवैया ना कि हम गवर्नमेंट नहीं करती इसलिए हम बैठे हुए हैं, रिसोर्सेज नहीं है तो हम बैठे हुए हैं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम्म और इसके ऊपर मेरा दिल चाहता है कि मैं पता नहीं क्या करूं, मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं लोगों को बताऊं कि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने नेबरहुड से ही बात करके ना, एक मीटिंग करके आप कर लें, और घर की ही चीजों से जो आपके यूज में नहीं है, आप उनको यूजफुल बना के अपनी कम्युनिटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। हम्म लेकिन
आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान में वो जो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जी, हमने ये बिन नहीं उठाना, हमने ये गार्बेज नहीं उठाना, काम वाली ने पर्स उठाना है, ये वाले जो रवैये हैं ना, सबसे बड़ा बैरियर जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो ये वाले रवैये हैं। अगर ये नहीं हो, और इफ एवरीबडी इज रेडी टू कंट्रीब्यूट एंड टू वर्क, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ हो सकता है। और अगर कोई ये सुनेगा और मुझे इनवाइट करे कि मैं आप पे उधर मोहल्ले की सफाई करवा दूं, तो मैं वो भी करवा दूंगी। सिर्फ विल होनी चाहिए, और उसमें आपको कोई रिसोर्सेज की भी इतनी जरूरत नहीं, आपके घर की चीजों से ही काम चल जाएगा। राइट। लेकिन रवैया चेंज करने की जरूरत है असल में। रवैया चेंज करने की जरूरत है एक बात इसी। ये, एक जी और जी। पॉइंट ये है मेरा, कि जो इंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं हमेशा दूसरों पे, सोसाइटी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, हम ये नहीं कर पा रहे। अ लॉट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स। हम्म स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स के एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें। देखिए, मैं खुद एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे की मदर हूँ। मुझे पता है कि मुझे कैसा रवैया अपना चेंज करना पड़ता है, ताकि मेरे बच्चे की जो वेल बीइंग है मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो हम्म, वो जो एक ताल्लुक है ना पेरेंट्स का और इंस्टीट्यूशन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कितने आप ट्रांसपेरेंट हैं, और कितना आप समझते हैं, और आप एक दूसरे को कितना अकोमोडेट करते हैं। बहुत सा बैरियर पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको जब वो ये पता चलता है कि हमारे पास न्यूरोटिपिकल और दूसरे बच्चे इकट्ठे हैं, तो अच्छा, आपके पास फलां डायग्नोसिस वाला बच्चा तो नहीं है, मैं अब नाम नहीं लूंगी डायग्नोसिस का भी और पेरेंट्स जी। का भी, फलां डायग्नोसिस वाला बच्चा तो नहीं है, मेरा बच्चा गलत आदतें तो नहीं सीखेगा। तो अब मतलब अब 4 साल में मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मैं पेरेंट्स को ये कह देती हूँ कि देखें, फलां पेरेंट्स भी आपके बच्चे के बारे में ये कह सकते हैं कि उनका बच्चा आपके बच्चे से तो फलां हरकत नहीं सीख लेगा। तो मतलब यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट, कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है, अगर आप चाहते हैं कि उसको लोग इंक्लूड करें, तो फिर आप भी तो दूसरों के बच्चों को इंक्लूड करें ना। आप भी तो उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखें। हर किसी को अपना बच्चा प्यारा है, और अपने बच्चे को गलत आदतें नहीं सीखें, लेकिन आपके बच्चे से कोई दूसरा सीखता है, दैट डजंट मैटर। तो हम्म ये रवैया, मतलब पेरेंट्स जब ये बात करते हैं ना, हमारे बच्चे की एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे बच्चे की, तो उनमें बहुत से पेरेंट्स वो भी हैं जो दूसरों के बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, इवन दो दे हैव देयर ओन किड्स हु हैव स्पेशल नीड्स। तो ये भी सोचने की बात है, और बहुत से पेरेंट्स मेरे से इस बात पे नाराज भी हो जाते हैं कि जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ, लेकिन ये है कि उन्हें देखना चाहिए, ये सारी बातें उनको सामने रखनी चाहिए। इंक्लूजन सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बंदे को आप सर्विसेज दे रहे हैं और वो ही जो है वो वीआईपी है, और बाकी भाड़ में चले जाएं, और वो ऐसे नहीं होता। मतलब गिव एंड टेक होता है, अकोमोडेशन होती है, और वो हर तरफ से होती है, एक साइडेड वन साइडेड चीज नहीं होती है इसमें। सॉरी, अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ। एक चीज जो आपने मेंशन की कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज को हमें शायद आपका पॉइंट ये था कि, लेकिन मैं उस चीज पे एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, और क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हाउ कैन एंड कितने परसेंट लोग इंक्लूसिव सेटअप प्राइवेट सेटअप्स को अडॉप्ट कर पा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं उस चीज़ को। नहीं, डेफिनेटली हर कोई अफोर्ड नहीं करता तो है। वो मतलब कि और जब तक गवर्नमेंट इसको इसमें इनपुट नहीं करेगी तो मतलब कैसे मैथ्स को कैसे सर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि 100% नहीं तो बहुत ज्यादा काम फिर भी हो सकता मैं तो कहता हूँ है। 50% मतलब भी नहीं हो सकता इस तरह, जितनी जिस तरह हमारी अर्निंग कैपेसिटी गिर रही है। नहीं, आप मुझे एग्जांपल देना, फिर उस हिसाब से हम बात करेंगे, मतलब जिस तरह से आप एग्जाम्पल तो जनरल नहीं, की खैर बात कर रहे एग्जाम्पल हो का उसमें टाइम तो नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, लेकिन इस पे हम अलग प्रोग्राम भी रख सकते हैं इंशाल्लाह। कि जिस पे हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। एक चीज जो मैं साले इंशाल्लाह। की तरफ आना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि जब ये बात हुई अभी के जो दूसरे बच्चे हैं, जो टिपिकल बच्चे हैं वो नहीं पेरेंट्स, तो टिपिकल बच्चों को क्या फायदा है ऐसे चैलेंज्ड बच्चों के साथ
एजुकेशन हासिल करने का, उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? और जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्यों नहीं बिठाते उनके साथ? तो क्या उनको भी कोई बेनिफिट मिल रहा होता है उससे? सर एक्चुअली जब भी बच्चों की बात आती है तो हम सबको पता है कि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए ना द बेस्ट ही सोचते हैं। तो पेरेंट्स का ये एटीट्यूड होता है बेसिकली कि कहीं ये क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर ये डिसेबल पर्सन्स हैं या डिसेबल बच्चे हैं जो कि टिपिकल ग्रोथ से थोड़ा हट के हैं, तो इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, या इनको एक्चुअली उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं कि एक्चुअली डिसेबिलिटी कैसे होती है। तो उनके लिए डिसेबिलिटी एक बहुत बुरी चीज़ है, मतलब उनके लिए डिसेबिलिटी समथिंग जिसके साथ सिर्फ नेगेटिविटी ही अटैच है। उनके लिए डिसेबिलिटी ऐसी नहीं है जिसमें से कुछ पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको ये लगता है कि जब एक कोई भी आर्टिजन का बच्चा या कोई दूसरा किसी भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चा उनके नॉर्मल बच्चों के जाके स्कूल में बैठेगा, तो कहीं पे बच्चे जो हैं वो कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम ना सीखने, या थोड़ा सा कोई भी उनके बच्चों में इस तरह की मतलब ट्रेट्स ना आना स्टार्ट हो जाएं। तो बच्चों को ये उन पेरेंट्स को सबसे ज्यादा मसला तो इसी चीज से है कि कहीं हमारे नॉर्मल बच्चे इन डिसेबल बच्चों के साथ रह के जो है वो कहीं किसी डिसेबिलिटी की तरफ ना चले जाएं, या उनके बिहेवियर या जिनके बच्चों को हम कैसे परसीव कर रहे होते हैं, हम उनके बच्चों को अपना फ्यूचर परसीव कर रहे होते हैं, तो कहीं पे हमारे साथ एट एंड ऑफ द डे कुछ बुरा ना हो जाए। एंड बच्चों को जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि बच्चों के क्या फायदा है, बच्चों को तो देखिए सबसे बड़ा ये फायदा है कि हमने एक सोसाइटी में चलना है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, और जैसा कि मैडम आजू ने बताया था कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज नॉट समथिंग कि आप एक अगर आप इग्नोर्ड एरिया की बात करते हैं या वो पर्सन जिनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही, तो उसमें सारे ये नहीं आते, इसमें हम वुमेन्स भी आती हैं। तो जब हम्म। बच्चों ने एक फ्यूचर में हर बंदे के साथ चलना है, हर चीज के साथ कोप अप करना है, तो आई थिंक सो कि दे शुड बी नोइंग, दे शुड हैव द अवेयरनेस व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज दीज आर। और जब आप आर्टिज्म के बच्चों को इन नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, इवन जब हमने ये देखा कि जब इंक्लूजन की तरफ ये जिस आर्मी सेंटर में जॉब करती थी, वहां से जो बच्चे उठ के नॉर्मल सेटिंग्स में जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि बच्चों को जो इवन चलिए टीचर्स का एटीट्यूड आप छोड़ देना या पेरेंट्स का एटीट्यूड भी आप साइड पे रखें, जो उनके अपने क्लास फेलोज होते हैं वहां से उनको बहुत ज्यादा जो है वो बुलिंग का शिकार होते हैं। जो स्पेशल नीड पर्सन होते हैं, स्पेशल बच्चों को बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, उन पे आवाजें कसी जाती हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। तो जब आप इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे, तो एक्चुअली आप एक हेल्दी सोसाइटी को प्रमोट करेंगे, और जब आप हेल्दी बच्चों को प्रमोट करेंगे, डेफिनेटली फिर हमारी सोसाइटी का अपना फ्यूचर ही जो है वो हेल्दी है। बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन फ्यूचर अगर इनको इनके साथ काम करना पड़ जाए, डिफरेंट वर्क प्लेस की इंक्लूजन होती है, तो वो इनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। कि जो उनके अपने पेरेंट्स का एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है ना, नॉर्मल बच्चों की बात करें, उनके पेरेंट्स का बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है कि डिसेबल पर्सन इस तरह के होते हैं, इस तरह, तो कम से कम बच्चों को अवेयरनेस होगी कि नहीं, माइट भी वो अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड भी करेक्ट करें कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो डिसेबल पर्सन हैं उनके साथ सारी नेगेटिविटी ही अटैच है, उनके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। और जो सबसे मेन चीज ये है कि अब जब वो अपने फ्यूचर में चलेंगे, अगर उनको वर्क प्लेस पर ऐसे इंक्लूजन का सामना करना पड़ता है, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ है, तो वहां पे उनको हेल्प आउट करेंगे। और ये जो अभी स्कूल्स में भी वो जाएंगे, और स्कूल्स में भी वो उनको आप जब कोई कोई काम करते हैं तो आपको बड़ी एम्पावरमेंट फील होती है। तो जब एक टिपिकली ग्रोइंग बच्चे डिसेबल पर्सन डिसेबल बच्चों के साथ मिलकर उनको कुछ सोशल स्किल्स सिखाएंगे, तो एक्चुअली वो उनकी अपनी पर्सनालिटी भी ग्रो करेगी, और उन्हें भी एम्पावरमेंट होगी कि यस वी कैन डू इट, हम भी एक अच्छी एंड एक पॉजिटिव सोसाइटी में कोई एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं सबीन की तरफ आता हूँ, फिर फैसल साहब की तरफ के हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि इंक्लूजन का फायदा ही फायदा है। तो जब हम वैसे जनरली किसी चीज को देखते हैं तो प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो क्या मतलब कि इंक्लूजन के कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी हो सकता है या इसका फायदा ही फायदा है? और एक चीज और साथ इसको अगर ऐड कर लें कि क्योंकि डिफरेंट सिवेरिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, तो बहुत सी या कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों के साथ, जिसमें इंक्लूजन करना शायद काफ़ी
ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या सोल्यूशन होता है इन दोनों को अगर एड्रेस कर सकें? देखिए, इफ यू आस्क मी, मेरे माइंड में तो इंक्लूजन के फायदे ही हैं। नॉट जैसा अभी पहले बात हुई थी, न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं, और मैंने अपने बच्चों में देखा है, बिकॉज जब से मैंने क्रिएटिव किंडर हाउस शुरू किया, मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ जाते रहे हैं, एंड उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। उनमें एम्पैथी आई है, उनमें कंपैशन आई है, देव लर्न कि वो जब कोई बुली हो, उस बच्चे के लिए स्टैंड किस तरह लेना है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है फायदे ही फायदे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, आपने जो बात की है कि कुछ बच्चे ऑब्वियसली सिवियर कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, तो इन एक्चुअली किसी ने मुझसे ये सवाल कभी पूछा नहीं है कि कॉन्स भी हैं इंक्लूजन के। तो आई थिंक कुछ बच्चों को उस वक्त इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अगर सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं या वो दूसरों की तरफ दे कैन कॉज हार्म, तो उस वक्त तो आई डोंट थिंक एट दैट पॉइंट उन बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, जब तक उनके बिहेवियर्स थोड़े सेटल ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट डेंजरस अपने लिए, बट दूसरों के लिए भी फिर वो एक डेंजर बन सकता है। राइट। फैसल साहब कुछ इस पे इनपुट डाल सकें? जी जी, अगर हम इनके प्रोज की बात करें तो बहुत सारे जो है ना इसके एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अगर हम सोशल एडवांटेजेस पे बात करें तो उससे डाइवर्सिटी प्रमोट होती है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आएगी, बच्चों का जो है उसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। अगर हम इमोशनल बात करें तो उनके अंदर सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है। जो डिसेबल बच्चे होते हैं कि हमें चले सोसाइटी जो है वो इंक्लूड कर रही है। इसके अलावा उनकी स्ट्रेस और जो वो लेवल होता है एंजाइटी का वो रिड्यूस होता है। वो खुद अपनी एडवोकेसी के तौर पे आते हैं, उनको एम्पावरमेंट फील होती है। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत एटलीस्ट हर जगह पे पड़ती है, और उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी होती है। तो इसके अलावा एकेडमिक बेनिफिट्स भी होते हैं कि क्या कहते हैं बच्चों की आउटकम इम्प्रूव होती है, फाइनेंशियल आउटकम होते हैं कि जो कास्ट है बच्चों की, मतलब एजुकेशनल कास्ट है वो डिक्रीज होती है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो माइनर हैं, इतने ज्यादा नहीं है। मतलब अगर हम इस मास्टर में बात करें कि टीचर पे वर्कलोड बढ़ जाता है, जहाँ पहले ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो टीचर स्टूडेंट रेशो है और हम्म। क्लासरूम साइज है वो बहुत बड़ा है। इंटरनेशनली हम देखते हैं तो अगर हम मैक्सिमम 20 और मिनिमम 1:4 की रेशो है, तो हमें उसके हिसाब से अगर लेके चलेंगे तो फिर टीचर के ऊपर काफी वर्कलोड होता है। तो ये एक ज्यादातर जो मुझे लगता है कि कारण है। अगर इसको टीचर स्टूडेंट रेशियो को अगर कर लिया जाए अकोमोडेट, तो फिर इसके कोई कारण इतने ज्यादा नहीं है, कौन प्रोज बहुत ज्यादा है। और हम्म। इसके अलावा आप कोई बात कह रहे थे जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, कुछ फर्दर पूछना चाह रहे ओके, थे आप? मैं नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आरजू मलिक की तरफ दोबारा हाँ जाता हूँ, हाँ, बाकी सॉरी, सारे मैं भी। इनपुट इनपुट करूंगा, सॉरी। जी जी। आपने ये चीज जो पूछी कि जो मतलब श्योरिटी लेवल के साथ है उनके हम्म। बच्चों के लिए फिर क्या हो सकता है, तो ये चीज पूछ रहे थे। तो उसके लिए फिर हमें हम्म। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है उन्हीं को ही फॉलो करना होता है कि किस लेवल हम्म। की श्योरिटी है। अगर बहुत सुइयर है तो वो फिर उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या हॉस्पिटल है, या फिर जो है होम बेस्ड स्कूलिंग के सिस्टम मुतारफ होते हैं। लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट बच्चे हैं जिनको हम इजीली अकोमोडेट करते हैं, उनको तो हमें मस्ट इंक्लूड करना चाहिए। राइट। अच्छा, आरजू मलिक की तरफ मैं दोबारा जाना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि अगर ब्रीफली आप ये स्टेप वाइज या 1 2 3 करके बता सकें कि हम क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि हम प्रमोट करें इंक्लूजन को विद इन पाकिस्तान सोसाइटी। पहला जो बात हो रही थी उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, कॉन्स की बात हो रही थी, तो उसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी, शायद फिर वो लंबा ना हो जाए, बात लंबी ना हो जाए। कि कॉन्स में ये है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर बच्चा लेट्स से कि अ चाइल्ड हैज ऑटिज्म विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो हम्म। उसमें फिर कई दफा ऐसा हो सकता है कि एंड द चाइल्ड इज इंक्लूडेड, तो एक वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि क्योंकि इंक्लूजन है,
तो वेलकमिंग एनवायरनमेंट है क्लास का, टीचर की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। तो सोशल स्किल्स उस बच्चे की जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएंगी, क्योंकि उसको कोई वेलकम भी कर रहा है, इंक्लूड भी कर रहा है, तो वो उस लिहाज से बहुत टॉप पे चला जाएगा। लेकिन एकेडमिकली क्योंकि उसके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, तो उसको some people say that this child belongs to a special ed class। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी ये डिबेट भी चल रही है साथ साथ के कुछ बच्चे जो हैं दे नीड, मतलब एक स्पेशल एक एनवायरनमेंट जिसमें वो पढ़ सकें, यानी एकेडमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। राइट। तो फिर देयर वो फिर पेरेंट्स को चूज करना पड़ता है ना, दे हैव टू चूज कि उन्होंने अपने बच्चे की सोशल स्किल्स पे काम करना है या वो एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। ओके। अगेन फिर वही वाली बात है कि अगर वो सिर्फ एकेडमिक्स पे कहते हैं कि नहीं भाई हमारे बच्चे को आप स्पेशल एड की क्लास दे दें, वहां पे क्या होता है कि क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम होता है, तो सोशल स्किल्स अगेन वो फिर नीचे चले जाते हैं। और एकेडमिक्स में आप खुद सोचे ना कि कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा 30% से 100% पे चला जाए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 32 से 40 तक जा सकता है, मतलब अगर हम इंसानी तरीके से सोचें और राइट। तो नॉर्मल जो हमारा है उसमें 32 से 40 तक जाएगा, 30 से 100 पर नहीं जा सकता एक बच्चा विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो फिर वहां पर चॉइस आ जाती है पेरेंट्स पे कि वो क्या चूज करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो समटाइम्स इट्स ट्रिकी, जो कॉन्स की हम बात कर रहे थे मैं उस हवाले से कह रही हूँ, तो ट्रिकी फॉर द पेरेंट्स कि उन्होंने क्या वो चाहते हैं अपने बच्चे को जब वो बड़ा होगा एडल्टहुड में, कि वो स्पेशल वो उसके सोशल स्किल्स अच्छे हों और या वो एकेडमिक्स पे जाते हैं। बट अगेन एकेडमिक्स पे अगर वो 30 to 40 इवन 30 to 50% पे भी चला जाता है, तो उसका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और सोसाइटी उससे किस तरह से इंटरेक्ट करेगी या वो उससे किस तरह से गेन्स होंगे सोसाइटी के। तो मतलब ये थोड़ा सा वो ट्रिकी आ जाती हैं चीजें, लेकिन अगेन कोई बात है कि परसेंटेज ऐसे लोगों की कम है, तो राइट। हम जब बात करते हैं तो हम मेजोरिटी की करते हैं, माइनॉरिटी की नहीं करते हैं। तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि 3 पॉइंट्स में मैं बताऊं, तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उसके बाद हम समझेंगे कि फिर एक्सेप्टेंस स्टार्ट होती है, वेरी राइट। और उसके बाद फिर बट पाकिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन है ना, यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठी करने की जरूरत है। मतलब अब हम वेट नहीं कर सकते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप पे जाएं और फिर सेकंड पे जाएं और फिर थर्ड पे जाएं। तो हमें तीनों स्टेप्स एट द सेम टाइम स्टार्ट करने चाहिए। अवेयरनेस की कैंपेन्स भी होनी चाहिए, जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे एक्सेप्टेंस, और फिर ट्रेनिंग, और फिर उसकी जो कॉस्ट है उसको कम करने के तरीके, वो उन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए, और ये सब चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो मैं कह रही हूँ ना कि सब चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, उसके बावजूद मैं रिजल्ट्स की बात फिर भी करूंगी कि वो 30 to 50 years लगेंगे। पाकिस्तान में मुझे पता है बहुत लोग बहुत ही एरोगेंट हैं, वो बड़े आराम से कह देते हैं अगले साल ये हो जाएगा, 2 साल बाद ये हो जाएगा। तो सॉरी टू से ऐसे नहीं समझना चाहिए। इट्स टॉकिंग अबाउट एजुकेशन और सोसाइटी में चेंज की बात हो रही है, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। मतलब जब भी मैं लोगों से सुनती हूँ ना ये 1 साल 2 साल वाली बातें, तो मैं कहती हूँ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, नॉट रोबोट्स और मशीन के बारे में बात नहीं हो रही है। सही। सबीन की तरफ आना चाहेंगे कि इसमें कुछ इनपुट डाल, स्टेप्स टू इम्प्रूव इंक्लूजन। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री मैम। आरजू ने जो बातें की हैं, आई जस्ट वांट टू, मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखें इस कॉल पे भी इतने इंडिविजुअल्स हैं जो पर्सनली इन्वेस्टेड हैं इस काम में। तो आई फील कि अगर इस तरह के मजीद लोग हो जाएं तो क्यों नहीं, फर्क, वी कैन मेक अ बिल्कुल। डिफरेंस। एंड ऑल्सो एक आई जस्ट वांट टू बैक ट्रैक अ बिट, आपने जो कहा था ना कि गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत इन्वॉल्वमेंट टू मेक इट सस्टेनेबल एंड ऑल। आई जस्ट वांट टू गिव द एग्जांपल कि जिसका मेरा सेटअप है, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं देर पेइंग, जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर रहे।
एंड इट्स स्टिल अ सस्टेनेबल मॉडल। तो ये क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान में हो सकता? हमारे पास इतने प्राइवेट इदारे हैं जो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो दैट कैन बी यूज टू सस्टेन इंक्लूजन। इस तरह नहीं है कि नहीं हो सकता। अगेन वही बात है कि वो माइंडसेट की बात है, वो विलिंगनेस की जरूरत है, और वो फिर ये एक्सेप्टेंस अवेयरनेस के थ्रू आएगी। और हमारे जो बच्चे हैं, वी नीड टू एजुकेट देम, बिकॉज अगेन वो स्टिग्मा जो डालते हैं वो हम एज पेरेंट्स ही डालते हैं। बच्चे पैदा नहीं होते विद द स्टिग्मास। तो हम जब अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, एजुकेट करेंगे, तो इंशाल्लाह इन 30 to 50 years आई एग्री वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन, और वो हम लाएंगे चेंज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सालिया? सर मैं यही कहूँगी कि हमें एक जो है अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जब हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ से पॉजिटिव होता है तो रिसोर्सेज हम खुद ही बना लेते हैं, हमें किसी थर्ड इन्वेस्टमेंट उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। एज बिन द पेरेंट्स हमें जो है वो इंक्लूजन को प्रमोट करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। स्कूल्स को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, खासतौर पे जो स्पेशली स्पेशल नीड स्कूल्स हैं उनको भी इंक्लूजन की प्रमोशन के लिए कुछ करना चाहिए। जब बच्चे उन्हें पता है कि किसी भी मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो उसको उससे पहले इंक्लूजन की प्लानिंग होती है, जिसे हम ट्रांजिशन की प्लानिंग भी बोलते हैं। तो उसको जो है वो करना चाहिए। सोसाइटी को भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। हम अगर अपने आप को देखें तो एज अ पेरेंट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमें जो है वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। और सबसे एक मेन चीज़ जो मैम समीन ने बोली थी कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे इंक्लूजन हो सकती है और कहाँ पे इंक्लूजन नहीं हो सकती। अगर हमने ये चीज़ नहीं देखी ना तो फिर इंक्लूजन का कोई फायदा नहीं होना, बल्कि उससे लोग और ज़्यादा डर जाएंगे। तो इंक्लूजन कहाँ पे हो सकती है? अगर बच्चे जो है वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के साथ हैं, या उनको ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूजन की तरफ जाएं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिसेबल पर्सन हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो वहाँ पे इंक्लूजन को थोड़ा मतलब पहले उसके लिए प्रिपेयर करें और उसके बाद जाएं। अदरवाइज जो है वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आने। राइट। सालिया, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी क्योंकि मुझे शायद पहले बात समझ में नहीं आई थी। अगर आप जो सबीन का को मेंशन कर रही हैं, सबीन का नाम, इंक्लूजन हर जगह हो सकती है। अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे ना तो फिर हम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। इंक्लूजन हर जगह हो सकती है। हम लोगों ने, मैं कनाडा की बात करूँ, इस पे हमने बहुत ज्यादा डिबेट्स की हुई हैं, इवन लड़ाइयां तक की हुई हैं। और इसको ये हमें कहना ही नहीं चाहिए कि कहाँ नहीं हो सकती। हर जगह हो सकती है। मैंने होते हुए अपनी आंखों से देखी है, करते हुए देखी है, उसमें मैं इन्वॉल्व रही हूँ। तो ये बात खास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ना होने वाली बात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है अगर ना वाली बात कर देना तो लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस ये नहीं हो सकती, और जो हो सकती है अगर वो 90% भी है तो लोग उसको इग्नोर कर देंगे। तो बिकॉज यू आर एन एकेडमिशियन, तो सालिहा ये बात नहीं करनी है। अच्छा, नहीं, I just want to clarify, मैंने ये बात नहीं की। I was just हाँ, saying, मुझे भी लगा कि नहीं, I didn't क्योंकि say। मैंने नहीं देखा मैंने नहीं सुनी ये एक्चुअली बात, मैं शायद वो कहना चाहती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि है। इंक्लूजन को तो हम लेकिन प्रमोट ये बात लाजमी। नहीं करनी हाँ, है, बच्चे ये अपने राइट। किसी भी काम में नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट। बट एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं पे इंक्लूजन दिखे, समझ में आ रही है आप बात के। फॉरेंसिक कर सकते हैं, और कहीं पे इंक्लूजन विद प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स इंक्लूजन, देन प्रिपेयर करें अपने बच्चे को। अगर दैट चाइल्ड इज हैविंग सिवियर डिसेबिलिटी, तो थोड़ा सा ना हमें उसको प्रिपेयर, जैसे हम ट्रांजिशन प्लानिंग की भी बात करते हैं, इसमें आपको 1 साल भी लग जाता है, कुछ मंथ्स भी लग जाते हैं, डिपेंड अपॉन द आपको कितनी कॉपरेशन मिल रही है फ्रॉम द मेंशन स्कूल्स, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो मैं कहने का सिर्फ मकसद ये था कि कहीं पे इंक्लूजन आप इट्स वेरी इजी टू डू, एंड कहीं पे इंक्लूजन इज नॉट इजी टू डू। बिल्कुल, हाँ, ये जरूर है। लेकिन ट्रांजिशन हम टाइम ये तो भी चाहिए हमारी डिफरेंट जगहों पे। सोसाइटी में हम ये भी आई बात हैव नहीं करेंगे कि ट्रांजिशन मुश्किल प्लानिंग। है। हाँ, ट्रांजिशन प्लानिंग दैट शुड बी गो, मतलब अगर प्लानिंग के बगैर हम कुछ करते हैं तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं होते। तो हमें ना अपने बच्चों को थोड़ा सा प्लानिंग के थ्रू, प्लानिंग का में ये भी आ सकता है कि जहाँ पे आपने अपने बच्चे को जिस मेन स्ट्रीम में डालना है, पहले आप वहाँ विजिट करें, वहाँ बच्चों को साइको एजुकेट करें, वहाँ टीचर्स को साइको एजुकेट करें, अवेयरनेस दें, उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ सेशंस करें, उनको साइको एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि यार ये डिसेबिलिटीज का मतलब कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी
क्योंकि सोसाइटी का एटीट्यूड तो यही है मतलब ना। अवेयरनेस जो है वो एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। वो एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात एक्चुअली ये है, सालेहा हाँ जो भी बात कर रही है ना, मैं 100% एग्री कर रही हूँ। मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन अ, अपनी सोसाइटी के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वहां पर कोई भी इशू होता है ना, तो मैंने ये देखा है कि हम हमेशा बात इम्पॉसिबल से शुरू करते हैं, यानी मसाइल से शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं कहती हूँ कि उस चीज को हटा दें, मतलब आप प्रॉब्लम को पहले से डिस्कस नहीं करें। उनके पहले ये स्टार्ट हो करें नहीं ना सकता तो काम। इसको छोड़ ही दें, आगे चले कुछ और करते हैं। जी। अच्छा, मैं तो अगर मतलब मुझे, जी जी। राइट। एनी लास्ट वर्ड्स वैसे सब? जी, मैं अगर इस पे बात करना चाहूँ कि वो तीन चीजें जिस जो हमें करनी चाहिए इस टाइम, तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो कैरिकुलम है 5 क्लास से ऑनवर्ड, उसके अंदर जो है इसका एक चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए स्पेशल या डिफरेंट एबल बच्चों के बारे में, जिससे एक्सेप्टेंस और सिंपैथी आएगी फ्यूचर जनरेशन के अंदर। राइट। दूसरी जो चीज हमें करने की जरूरत है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर को फॉरवर्ड आना चाहिए, जैसे मतलब हमारी लो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे जैसे मुल्क की, तो वहाँ प्राइवेट पे इतनी फीसें ज्यादा नहीं है। तो अगर एज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए कि प्राइवेट सेक्टर में एक क्लासरूम जनरेट किया जाए जहाँ स्पेशल एजुकेशनर हायर करने के साथ साथ कम्युनिटी के उन फर्ज से जो इतिहास या चंदा देते हैं उनको इंक्लूड करके उनकी पे करना शुरू कर दें, तो अब जो है इतनी ज्यादा तो आपको पता है ही कि इनकी स्ट्रेंथ, तो उनको हम जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15-20 स्कूल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो आई थिंक जो है मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनको हम इंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं। और जो थर्ड स्टेप है वो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक अलाइन है इंक्लूजन के लिए और इनको इंक्लूड करने के लिए सोसाइटी के अंदर। तो वो जो गैप है पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसको रिड्यूस होने की बहुत शदीद जरूरत। राइट जी। बहुत शुक्रिया जी, फैसल साहब, सालिहा, सलीम, आरजू मलिक साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस के लिए आपने टाइम निकाला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसको एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस इंक्लूजन पे, अभी हमने ज़रा जनरलाइज्ड बातें ज़्यादा की हैं, हम और कोई टॉपिक पे बात कर सकें विद इन इंक्लूजन, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स हों, और उन इस गुफ्तगू को आगे फर्दर सेशंस में कन्वर्ट कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह टाइम तो हमारा ख़त्म हो ही गया है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक पे और कुछ और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।